लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 18वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुंवर बीरेंद्र सिंह उस कमरे के अंदर घुसे। दूर से कुमारी चंद्रकांता को चपला और चंपा के साथ खड़े दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखा। देखते ही कुंवर बीरेंद्र सिंह कुमारी की तरफ झपटे और चंद्रकांता कुमार की तरफ। अभी एक दूसरे से कुछ दूर ही थे कि दोनों जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। तेज सिंह और चपला की भी आपस में टकटकी बंध गई। बेचारी चंपा कुंवर बीरेंद्र सिंह और कुमारी चंद्रकांता की ये दशा देख दौड़ी हुई दूसरे कमरे में गई और हाथ में बेदमुश्क के अर्क से भरी हुई सुराही और दूसरे हाथ में सूखी चिकनी मिट्टी का ढेला लेकर दौड़ी हुई आई। दोनों के मुंह पर अर्क का छींटा दिया और थोड़ा सा अर्क उस मिट्टी के ढेले पर डाल हल्का लखलखा बनाकर दोनों को सुंघाया। कुछ देर बाद तेज सिंह और चपला की भी टकटकी टूटी और ये भी कुमार और चंद्रकांता की हालत देखकर उनको होश में लाने की फिक्र करने लगे। कुंवर बीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता दोनों होश में आए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुंह से बात किसी की नहीं निकलती थी। क्या पूछें, कौन सी शिकायत करें, किस जगह से बात उठावे, दोनों के दिल में यही सोच थी। पेट से बात निकलती थी मगर गले में आकर रुक जाती थी। बातों की भरावट से गला फूलता था। दोनों की आंखें डबडबा आई थीं, बल्कि आंसू की बूंदें बाहर गिरने लगीं। घंटों बीत गए, देखा देखी में ऐसे लीन हुए कि दोनों को तन बदन की सुध न रही। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सामने कौन है, इसका ख्याल तक किसी को नहीं। कुंवर बीरेंद्र सिंह और कुमारी चंद्रकांता के दिल का हाल अगर कुछ मालूम है तो तेज सिंह और चपला को। दूसरा कौन जाने, कौन उनकी मोहब्बत का अंदाजा कर सके। सो वे दोनों भी अपने आपे में नहीं थे। हाँ, बेचारी चंपा इन दोनों का हद दर्जे तक पहुंचा हुआ प्रेम देखकर घबरा उठी। जी में सोचने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि इसी देखा देखी में इन लोगों का दिमाग बिगड़ जाए। कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि जिसमें इनकी ये दशा बदले और आपस में बातचीत करने लगें। आखिर कुमारी का हाथ पकड़ चंपा बोली, कुमारी, तुम तो कहती थी कि कुमार जिस रोज मिलेंगे उनसे पूछूंगी कि वन कन्या किसका नाम रखा था, वो कौन औरत है, उससे क्या वादा किया है, अब किसके साथ शादी करने का इरादा है। क्या वे सब बातें भूल गई? अब इनसे न कहोगे? किसी तरफ किसी की लौ तभी तक लगी रहती है जब तक कोई दूसरा आदमी किसी तरह की चोट उसके दिमाग पर न दे और उसके ध्यान को छेड़कर न बिगाड़े। इसीलिए योगियों को एकांत में बैठना कहा है। कुंवर बीरेंद्र सिंह और कुमारी चंद्रकांता की मोहब्बत बाजारू न थी। वे दोनों एक रूप हो रहे थे। दिल ही दिल में अपनी जुदाई का सदमा एक ने दूसरे से कहा और दोनों समझ गए, मगर किसी पास वाले को मालूम न हुआ क्योंकि जुबान दोनों की बंद थी। हाँ, चंपा की बात ने दोनों को चौंका दिया। दोनों की चार आंखें जो मिलजुल कर एक हो रही थीं, हिल डोल कर नीचे की तरफ हो गईं और सिर नीचा किए हुए दोनों कुछ बोलने लगे। क्या जाने वे दोनों क्या बोलते थे और क्या समझते, उनकी वे ही जाने। बेसिर पैर की टूटी फूटी पागलों की सी बातें कौन सुने, किसके समझ में आए। ना तो कुमारी चंद्रकांता को कुमार से शिकायत करते बनी और न कुमार उनकी तकलीफ पूछ सके। वे दोनों पहरों आमने सामने बैठे रहते तो शायद कहीं जुबान खुलती, मगर यहां 2 घंटे बाद सिद्धनाथ योगी ने दोनों को फिर अलग कर दिया। लौंडी ने बाहर से आकर कहा, कुमार, आपको सिद्धनाथ बाबा जी ने बहुत जल्द बुलाया है, चलिए देर मत कीजिए। कुमार की मजाल न थी कि सिद्धनाथ योगी की बात टालते, घबराकर उसी वक्त चलने को तैयार हो गए। दोनों के दिल की दिल ही में रह गई। कुमारी चंद्रकांता को उसी तरह छोड़ कुमार उठ खड़े हुए। कुमारी को कुछ कहा ही चाहते थे, तब तक दूसरी लौंडी ने पहुंचकर जल्दी मचा दी। आखिर कुंवर बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह उस कमरे के बाहर आए। दूर से सिद्धनाथ बाबा दिखाई पड़े, जिन्होंने कुमार को अपने पास बुलाकर कहा, कुमार, हमने तुमको ये नहीं कहा था कि दिन भर चंद्रकांता के पास बैठे रहो। दोपहर हुआ चाहती है। जिन लोगों को खोह के बाहर छोड़ आए हो वे बेचारे तुम्हारी राह देखते होंगे। कुमार सूरज की तरफ देखकर, हां, दिन तो। बाबा, दिन तो क्या? कुमार सकपकाए से होकर, देर तो जरूर कुछ हो गई। अब हुक्म हो तो जाकर अपने पिता और महाराज जयसिंह को जल्दी से ले आओ। बाबा, हां, जाओ, उन लोगों को यहां ले आओ, मगर मेरी तरफ से दोनों राजाओं को कह देना कि इस खोह के अंदर उन्हीं लोगों को अपने साथ लाए जो कुमारी चंद्रकांता को देख सके या जिसके सामने वो हो सके।
कुमार: बहुत अच्छा। बाबा: जाओ, अब देर न करो। कुमार: प्रणाम करता हूं। बाबा: इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज ही तुम फिर लौटोगे। तेज सिंह: दंडवत। बाबा: तुमको तो जन्म भर दंडवत करने का मौका मिलेगा, मगर इस वक्त इस बात का ख्याल रखना कि तुम लोगों की जुबानी कुमारी से मिलने का हाल खोह के बाहर वाले न सुने, और आती वक्त अगर दिन थोड़ा रहे तो आज मत आना। तेज सिंह: जी नहीं, हम लोग क्यों कहने लगे। बाबा: अच्छा, जाओ। दोनों आदमी सिद्धनाथ बाबा से विदा हो उसी मामूली राह से घूमते फिरते खोह के बाहर आए। दिन दोपहर से कुछ ज्यादा जा चुका था। उस वक्त तक कुमार ने स्नान पूजा कुछ नहीं की थी। लश्कर में जाकर कुमार राजा सुरेंद्र सिंह और महाराज जयसिंह से मिले और सिद्धनाथ योगी का संदेशा दिया। दोनों ने पूछा कि बाबा जी ने तुमको सबसे पहले क्यों बुलाया था। इसके जवाब में जो कुछ मुनासिब समझा कहकर दोनों अपने अपने डेरे में आए और स्नान पूजा करके भोजन किया। राजा सुरेंद्र सिंह तथा महाराज जयसिंह एकांत में बैठकर इस बात की सलाह करने लगे कि हम लोग अपने साथ किस किस को खोह के अंदर ले चलें। सुरेंद्र सिंह: योगी जी ने कहला भेजा है कि उन्हीं लोगों को अपने साथ खोह में लाओ जिनके सामने कुमारी हो सकें। जयसिंह: हम, आप, कुमार और तेज सिंह तो जरूर ही चलेंगे, बाकी जिस जिस को आप चाहें ले चलें। सुरेंद्र सिंह: बहुत आदमियों को साथ ले चलने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अय्यारों को जरूर ले चलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों से किसी किस्म का पर्दा रह नहीं सकता, बल्कि अय्यारों से पर्दा रखना ही मुनासिब नहीं। जयसिंह: आपका कहना बहुत ठीक है। इन अय्यारों के सिवा और कोई इस लायक नहीं कि जिसे अपने साथ खोह में ले चलें। बातचीत और राय पक्की करते दिन थोड़ा रह गया। सुरेंद्र सिंह ने तेज सिंह को उसी जगह बुलाकर पूछा कि यहां से चलकर बाबा जी के पास पहुंचने तक राह में कितनी देर लगती है। तेज सिंह ने जवाब दिया, अगर इधर उधर ख्याल न करके सीधे ही चले चलें तो 5-6 घड़ी में उस बाग तक पहुंचेंगे जिसमें बाबा जी रहते हैं। मगर मेरी राय इस वक्त वहां चलने की नहीं है, क्योंकि दिन बहुत थोड़ा रह गया है और इस खोह में बड़े बेढब रास्ते से चलना होगा। अगर अंधेरा हो गया तो एक कदम आगे नहीं चल सकेंगे। कुमारी को देखने के लिए महाराज जयसिंह बहुत घबरा रहे थे, मगर इस वक्त तेज सिंह की राय उनको कबूल करनी पड़ी और दूसरे दिन सुबह को खोह में चलने की ठहरी। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 18वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।